नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। पहला है प्रेशर बेल्ट ऑफ वर्ल्ड, पहला है प्रेशर बेल्ट और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। आज हम लोग दो टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसका भी हम लोग स्टडी किए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखे थे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आइसोबार का कॉन्सेप्ट देखे थे। आइसोबार एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सरफेस पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जो लोकेशन होते हैं उसको कनेक्ट करती है आइसोबार। तो आइसोबार हम लोग देखे थे कि इस लॉट ऑफ स्पेशियल वेरिएशन और टेम्परल वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलता था। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब है कि इक्वेटर से पोलवर्ड जाने पे बोथ हेमिस्फीयर में अलग अलग आइसोबार होते थे और लैंड और सी में भी अलग अलग आइसोबार्स देखने को मिलते थे। इसके अलावा टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखे थे कि जुलाई और जनवरी मंथ का हम लोग आइसोबार ड्रा किए थे। उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो आइसोबार जुलाई मंथ में जैसा था वैसा जनवरी मंथ में नहीं होता था, यानी कि मंथ वाइज अलग अलग आइसोबार्स होते थे। लेकिन यहाँ पे आइसोबार क्या टेम्परल वेरिएशन देखने को मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर बेल्ट हैं अर्थ में, यानी कि अर्थ में कुछ ऐसे पट्टियां हैं प्रेशर्स की जो साल में एक समान होती हैं। यानी कि लो प्रेशर यदि जनवरी में है तो लो प्रेशर आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, दिसंबर में देखने को मिलेगा, और हाई प्रेशर यदि जनवरी में है तो हाई प्रेशर जुलाई या जून मंथ में देखने को मिलेगा। यानी कि टाइम के साथ वहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होते हैं। ऐसी कुछ पट्टियाँ हैं अर्थ में, वही हमारा प्रेशर बेल्ट कहलाता है, प्रेशर बेल्ट ऑफ वर्ल्ड। तो कितने पट्टियाँ हैं? टोटल 7 पट्टियाँ हैं, 7 प्रेशर बेल्ट है पूरे अर्थ में। और आपको एक प्रेशर बेल्ट आपको कॉमन देखने को मिलेगी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और जो 3 हैं, 3 आपको नदर्न हेमिस्फीयर में, 3 सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी टोटल 7 देखने को मिलेंगे। 3 + 3 + 1 आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट जो 7 हैं उसका स्टडी करेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे और क्या क्या रीजन्स है फॉर्मेशन होने का। क्योंकि देखो यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे मेंशन है, एक थर्मल इंड्यूस्ड और डायनामिक इंड्यूस्ड। आप देखोगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर थर्मल इंड्यूस्ड है और पोलर हाई प्रेशर भी थर्मल इंड्यूस्ड है। यानी कि दोनों साइड का नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल का जो हाई प्रेशर है वो थर्मल इंड्यूस्ड है। 2 पेटियाँ यहाँ हो गई और एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर एक यहाँ, यानी 3, 7 में से 3 क्या है? लो प्रेशर है, लो प्रेशर बेल्ट है, और ये क्या है? 7 में से 3 जो हैं ये थर्मल इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट हैं, और 4 जो दोनों साइड हैं वो क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड है थर्मल प्रेशर बेल्ट। तो डायनेमिकली और थर्मल इंड्यूस्ड क्यों है इसका भी रीजन्स हम लोग देखेंगे, और सारे प्रेशर बेल्ट का लोकेशन हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्योंकि दोस्तों जो विंड्स होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो हो रही है और फिर से वहीं पे विंड्स रह जाए। वो क्या होती है? लो प्रेशर में विंड्स कर राइज होता है, उठती है, और फिर आके हाई प्रेशर वाले जो एरिया में वहाँ पे सिंक हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। तो एक क्या है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है पूरे अर्थ में, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में, और विंड्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में बहते हैं, और एक कंप्लीट एक सेल बनाता है सर्कुलर, एयर का सर्कुलर मोशन होता है, वही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। और ये आप देखोगे नदर्न हेमिस्फीयर में 3 सेल देखने को मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 3 सेल देखने को मिलेंगे, यानी टोटल अर्थ में 6 सेल देखने को मिलेंगे, और 3 का ही कॉमन होता है, यानी डुप्लीकेसी होता है। हेडली सेल आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे,
और सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे। फेरल सेल भी नदर और सदर्न दोनों मिलेंगे। पोलर सेल भी नदर सदर्न में देखने को मिलेंगे। तो तीनों सेल का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये होगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो आज 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट हम लोग देख लिए कि प्रेशर बेल्ट 7 पेटियाँ होती है पूरे अर्थ में जो एक समान होती है। इनका लोकेशन आप देख लो सबसे पहले। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इनका लोकेशन होगा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी कि 10 डिग्री का जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल में वो होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन क्या होता है, काम होता है, सिर्फ राइज करता है एयर यहाँ पे, तो इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। पहला लोकेशन हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब देखो दूसरा जो प्रेशर बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हॉर्स लेटीट्यूड भी बोलते हैं। इनका जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 से 35 जो साउथ है इसका आप डिस्टेंस देखोगे 5 डिग्री का लैटिट्यूड का डिफरेंस हो रहा है। यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर होती है, यहाँ पे लो प्रेशर होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर होती है। फिर आपका सब पोलर लो प्रेशर 60 से 65 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है उनके बीच का सब पोलर लो प्रेशर होता है और दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं। फिर हाई प्रेशर आपको 90 डिग्री यानी पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे अचंभित होते होंगे कि सब पोलर लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम है, यहाँ पे इंसुलेशन तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, फिर भी लो प्रेशर क्यों है, ठीक है। तो ये क्या है, लो प्रेशर डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। इसका हम लोग रीजन ऑफ फॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर आप देखोगे सीक्वेंस, तो इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड होता है, हाई इंसुलेशन होते हैं, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो अभी हम लोग लोकेशन देख लिए सातों पेटिया का। अब रीजन ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं क्यों फॉर्म होती है। तो रीजन ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले देखते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थर्मल इंड्यूस्ड क्यों है, इसको थर्मल इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों एयर जो राइज करती है, एयर राइज करती है उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन थर्मल यानी कि हाई इंसुलेशन। हाई इंसुलेशन होगा तो क्या होंगी कि एयर हीट होगा और ऊपर उठेगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है अर्थ के रोटेशन से। आप ऐसे समझ लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, आप यदि रस्सी घुमाते हो, ठीक है, रस्सी हाथ से लेके घुमाते हो, अब जब रस्सी को छोड़ते हो तो क्या होती है, रस्सी एक बाहर की ओर भाग जाती है, बाहर की ओर भागती है, यही तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे ही अर्थ रोटेट हो रही है तो एटमॉस्फेयर क्या होती है, बाहर की ओर भागना चाहती है, यानी राइज होना चाहती है एटमॉस्फेयर, वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो 2 फोर्स एयर के राइज होने के लिए हेल्प करती है एयर के राइज होने में, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है थर्मल इंसुलेशन। तो इक्वेटोरियल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे हाई इंसुलेशन देखने को मिलेंगे और हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी देखने को मिलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हैं वो इक्वेटोरियल में सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स में 0 होती है। तो यहाँ पे एयर का राइज होने के 2 रीजन्स हैं, हाई इंसुलेशन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एयर को राइज करने में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे इक्वेटर रीजन में जो एयर जो राइज करती है उस या ट्रोपोपॉज की जो हाइट होती है सबसे मैक्सिमम होती है इसी 2 रीजन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट थर्मल इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंसुलेशन के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होती है कि एयर को 14 से 15 किलोमीटर ऊपर या 16 किलोमीटर ऊपर जो ट्रोपोपॉज है वहाँ तक राइज कर दे। यहाँ पे मेनली जो फैक्टर होती है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल इंड्यूस्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो आई थिंक दोस्त आपको रीजन्स यहाँ पे पता चल गया होगा कि एयर राइज क्यों होती है। अब देखो दूसरा जो थर्मल इंड्यूस्ड जो प्रेशर बेल्ट है वो क्या है, पोलर हाई प्रेशर। ये भी क्या है, थर्मल इंड्यूस्ड है। इसका फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। अब देखो इक्वेटर में हाई इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हाईएस्ट होती है, इसलिए एयर राइज करती है, लेकिन इंसुलेशन का फैक्टर ज़्यादा होती है इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल इंड्यूस्ड। अब पोल में देखो नदर्न पोल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो 0 होती है,
सदर्न पोल में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होती है। यहाँ पे हाई प्रेशर होने का एक ही रीज़न है, इंसुलेशन का कम होना। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेशन क्या है, सबसे कम होती है, क्योंकि जो सन की रेज होती है, मान लो ये सन है, तो सन की रेज यहाँ पे स्लैंटिंग बहुत ही कम जो डिग्री होती है, 90 डिग्री इक्वेटर बनाती है, बहुत कम रे यहाँ पर बनाती है, डिग्री बनाती है, इसलिए इंसुलेशन बहुत कम होता है। इंसुलेशन कम होता है, उसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ की जो एयर होती है वो क्या बहुत हैवी हो जाती है और सिंक करती है। सिंक करेगी, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि लो इंसुलेशन के चलते, तो क्या है, लो इंसुलेशन हो रहा है, इसलिए थर्मल इंड्यूस्ड हो गया पोलर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर यहाँ पे इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि लो इंसुलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल 0 है, तो सेंट्रीफ्यूगल तो फोर्स है नहीं, इसलिए यहाँ पे थर्मल इंड्यूस्ड बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर को। तो रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलर हाई प्रेशर क्या है कि टेम्परेचर का बहुत कम होना, इंसुलेशन का बहुत कम होना और हाई प्रेशर क्रिएट होना। अब देखो दो हम लोग को रीजन फॉर्मेशन पता चलेगा, इक्वेटोरियल और पोलर हाई। ये क्या, थर्मल इंड्यूस्ड। इनके बीच का डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। कायदे से क्या होना चाहिए कि इक्वेटोरियल से यदि डायनेमिकली फैक्टर नहीं होते तो कायदे से क्या होना चाहिए, इक्वेटर से एयर राइज करता और पोलवर की ओर जाके शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे सिंक करता। एक ही सेल होना चाहिए, एक ही सर्कुलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि डायनेमिक फैक्टर काम करते हैं। डायनेमिक फैक्टर में आप देखोगे एयर का कन्वर्जेंस, ठीक है, एयर का कन्वर्जेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों काम करता है। अब देखते हैं कैसे करता है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात करें तो देखो इक्वेटोरियल रीजन में थर्मल इंड्यूस के चलते एयर राइज की अप टू ट्रोपोपॉज में गई। ट्रोपोपॉज में यहाँ जाने के बाद एयर क्या हो गया, एयर कोल्ड हो गया, कूल हो गया। तो देखो यहाँ पे तो सिंक होगा नहीं, यहाँ पे तो बैठेगी नहीं एयर, क्योंकि यहाँ पे तो राइज हो रही है, सारे एयर राइज कर रहे हैं। तो क्या होगी, यहाँ पे कूल होने के बाद लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन से क्या होंगी, एक जो एयर होगी उसमें हीट ज़्यादा होगी और वाटर वेपर यहाँ पे देखो कूल होने के बाद वाटर वेपर तो नीचे आ जाएंगे, वाटर के जो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, लेकिन एयर में लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होगा, उसमें हीट होगी, एनर्जी होगी। तो एनर्जी कैसे चलेगी, इस एनर्जी या तो नदर्न जाएगी या तो सदर्न जाएगी। तो नदर्न यहाँ पे जाती है और कुछ डिस्टेंस यानी 30 डिग्री लैटिट्यूड जाते जाते क्या होती है, उसमें एनर्जी उतनी बचती नहीं है और वो एयर होती है कोल्ड हो जाती है। कोल्ड होने पे वो क्या करेगी, वो तो सिंक करेगी, बैठेगी, इसलिए 30 डिग्री पे यहाँ पे उसकी एनर्जी बैठती नहीं है। ये जेट स्ट्रीम होती है, जो ऊपर की एयर मूव करती है, जेट स्ट्रीम होती है, उसमें एयर उतनी एनर्जी बचती नहीं है और 30 डिग्री पे क्या करती है, सिंक करने लगती है। जब एयर यहाँ पे सिंक करेगी, कोल्ड होगी, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायनेमिक फैक्टर है, एयर का सिंक होना एक फैक्टर है, न कि थर्मली यानी कि इंसुलेशन के चलते नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इंड्यूस्ड सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो यहाँ पे एयर क्या होगी, सिंक होगी और सिंक होने पर सरफेस पे आएगी, तो सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। अब देखो इक्वेटोरियल में लो प्रेशर है और सबट्रॉपिकल में हाई प्रेशर है, तो एयर फिर यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे ट्रेड विंड की तरह फ्लो होगी, यानी सरफेस पे एक एयर बनेगा जो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे आएगा। फिर यहाँ से एयर फिर राइज करेगी, फिर यहाँ पे 30 सिंक होगी, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए सबट्रॉपिकल में हाई प्रेशर होती है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि डायनेमिकली इंड्यूस क्यों बोलते हैं और सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों जनरेट होती है 30 डिग्री पे। अब देख लेते हैं कि सब पोलर पे लो प्रेशर क्यों जनरेट होती है। अब देखो लो प्रेशर 60 डिग्री पे इसलिए जनरेट होती है कि पोल पे तो सिंक हो रही है, पोल पे सिंक हो रही है। एक और इमेज बना लेते हैं अच्छे से। देखो पोल पे सिंक हो रही है यहाँ पे एयर, और सिंक होकर जब सरफेस पे पहुँचती है तो वो तो कहीं तो डाइवर्ट होगी ना, तो क्या होती है, सब पोलर की ओर एयर आने लगती है, यहाँ पे आएगी और इधर से देखो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, 30 डिग्री हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से सरफेस से एयर मूव करेगी दोनों साइड, तो ये सब पोलर की रीजन में जाती है और 60 डिग्री पर जाने पर दोनों का कन्वर्जेंस होता है, यानी कि पोलर रीजन से जो ईस्टर्ली जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन से वेस्टर्ली जाती है, यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है। और कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ पे क्या होती है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है और एयर का राइज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एयर का कन्वर्जेंस होगा तो कहीं तो जाएगी ना, ऊपर
हॉरिजेंटली तो मूव कर नहीं सकती, कन्वर्जेंस हुआ दो एयर का, तो क्या करती है वर्टिकली ये राइज होती है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे कुछ होता है, क्योंकि इक्वेटर पर तो जीरो होता है तो राइज करने में कोई हेल्प करती नहीं है, लेकिन 60 डिग्री पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एयर का कन्वर्जेंस, दो रीजन्स हैं वहाँ पे लो प्रेशर होने का और एयर का राइज होने का। तो इसलिए सब पोलर पे लो प्रेशर होता है और एयर का फिर से राइज होता है, यहाँ पे एयर का राइज होगा और फिर से एयर उठेगी और या तो ये नॉर्दर्न जाएगी या तो सदर्न जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं, 7 प्रेशर बेल्ट। इसका हम लोग देखें कि रीजन्स क्या है, एक बार फिर एक समरी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर को थर्मल इंड्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर का राइज होने में दो फैक्टर हेल्प करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक इंसुलेशन। तो इक्वेटोरियल रीजन में इंसुलेशन मेन फैक्टर है एयर का राइज होने के लिए, हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हाईएस्ट होता है इक्वेटर में, बट मेन फैक्टर इंसुलेशन होता है, इसलिए बोलते हैं थर्मल इंड्यूस्ड फैक्टर। फिर देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को डायनेमिक फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करने का नहीं है, यहाँ पे क्या है एयर का सिंकिंग होता है, एयर में उतनी एनर्जी होती नहीं है जो इक्वेटर रीजन से राइज करती है एयर, वो 30 डिग्री पे जाके कोल्ड हो जाती है, एनर्जी होती नहीं है और फ्लो करने का, और वहाँ पे एयर सिंक करती है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। फिर देखो सब पोलर लो प्रेशर यहाँ पे डायनेमिक है, इंड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन उतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एयर को राइज करने में हेल्प करती है, और साथ साथ जो ईस्टर्ली आती है पोलर रीजन से और वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आती है, दोनों का एयर का कन्वर्जेंस होता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। तो दो रीजन है। फिर देखो पोलर हाई प्रेशर ये थर्मली इंड्यूस्ड है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जीरो होती है और इंसुलेशन यहाँ पे बहुत कम होता है, तो इंसुलेशन कम होने के चलते यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड पोलर हाई प्रेशर। तो दोस्तों ये सब रीजन्स हैं प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होने का। अब देख लेते हैं दूसरा जो टॉपिक है अपना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी आप काफ़ी कुछ प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है, तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीख गए होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में कि देखो 3 सेल यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे 90 डिग्री का नॉर्थ पोल या साउथ पोल कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो इक्वेटर से एयर राइज करती है, एयर राइज करेगी अप टू ट्रोपोपॉज जाएगी, ट्रोपोपॉज जाने के बाद क्या होता है एयर यहाँ पे कोल्ड हो जाती है, जब कोल्ड होगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी और वाटर वेपर जहाँ नीचे आ जाएंगे, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन यानी जो एयर में हीट होती है जो ऊपर राइज करने की हेल्प करती है, एयर में हीट होती है, हीट सिर्फ बच जाती है, एयर में हीट बच गई तो देखो एयर यहाँ पे तो सिंक हो नहीं सकती, नीचे आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एयर राइज कर रहे हैं और उनके पास हीट भी है, एनर्जी भी है, तो इस एनर्जी जो एनर्जी होती है वो प्रेरित करती है एयर को कि बहने के लिए। तो एयर यहाँ से जो राइज होती है या तो नॉर्दर्न साइड जाता है या सदर्न साइड जाता है, तो जो हाई एल्टीट्यूड पे जो नदर साइड में जाते हैं या सदर्न साइड में जाते हैं उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन से एयर जो विंड होती है वो मूव करती है हाई लैटिट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे पहुंची और उनके पास हीट यहाँ पे 30 डिग्री पर जाते जाते क्या हीट कम हो जाता है और एयर कोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है तो क्या भारी होएगी, भारी होने के बाद ये सिंक करती है, तो 30 डिग्री पे यहाँ पे सिंक करती है और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंक की सरफेस पे, तो सरफेस पे तो एयर रहेगी नहीं, फिर ये नदर्न या सदर्न जाती है तो दो यहाँ पे बाइफरकेशन हो जाता है और एक पोर्शन जो होता है ये इक्वेटोरियल की ओर मूव करने लगती है, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अब देखो इक्वेटोरियल की ओर मूव करते समय फिर इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे आती है और फिर राइज करती है, तो एक सेल बनाती है, इसको बोलते हैं हैडली सेल, क्योंकि हैडली महोदय ने इनको फाइंड आउट किया था इस सेल को, इसलिए इसको हैडली सेल बोलते हैं। फिर देखो दूसरा सेल क्या है कि यहाँ पे देखो सब ट्रॉपिकल रीजन में एयर सिंक हुई और एक नदर्न की ओर गई, मान लो ये नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न की ओर गई और फिर यहाँ पे सब पोलर जो लो प्रेशर है वहाँ से राइज की, राइज करने के बाद जो राइजेज एयर है ट्रोपोपॉज पे एक पोलर को हो जाती है, एक सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर की वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ, तो फिर यहाँ पे कंप्लीट सेल बनाता है बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं फेरल सेल। ये क्या है लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, एयर का सरफेस से ट्रोपोपॉज तक जाना और ट्रोपोपॉज से फिर सरफेस तक आना एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है, इससे क्या है हीट का ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं फेरल सेल, ये फेरल महोदय ने सर्च किया था। फिर देखो पोलर सेल क्या होती है पोलर रीजन में, ये क्या है ईस्टर्लीज है,
स्टर्लिज क्या होती है, सब पोलर लो प्रेशर में आती है, फिर राइज करती है, फिर पोलर एरिया में सिंक करती है, और फिर एक क्लोज एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं पोलर सेल। ये ईच हेमिस्फीयर में 3 सेल होते हैं, यानी टोटल अर्थ में 6 सेल बनाते हैं, इसको ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग छोड़ दिए थे कि जो नदर हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं राइट की ओर, क्योंकि फेरल महोदय ने एक लॉ दिया था, या कोरियलिस फोर्स जो है वो क्या हेल्प करती है, नदर हेमिस्फीयर में क्या करती है, एयर राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। तो मान लो ये पेटियाँ हैं, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स आएगी, लेकिन इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये राइट डिफ्लेक्ट करती है तो राइट, इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स ऐसे मूव करती है। अब देख सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या करें लेफ्ट करेगी, तो लेफ्ट इसका किधर होगा, इधर होगा। तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं जो हेडली सेल में सदर्न हेमिस्फीयर में, अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर में ये किधर से मूव करती है, साउथ ईस्ट से आती है, और नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आती है। जिधर से विंड्स बहती है उसी का नाम दे दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है नॉर्थ ईस्ट दे दिया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, सदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है, साउथ ईस्ट दे दिया गया। अब देखो 60 और 30 डिग्री के बीच, ये मान लो 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में देखो यहाँ से हाई प्रेशर है, लो प्रेशर को मूव करेगी, लेकिन यहाँ पर राइट को डिफ्लेक्ट करती है, तो इधर की डायरेक्शन है तो राइट इधर होगा। तो यहाँ पे क्या बोलती है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्न से आते हैं इसलिए वेस्टर्नली बोल देते हैं। अब यहाँ पे पोलर रीजन से लो प्रेशर को आएगी तो ये फिर राइट को करेंगे, तो क्या है ये ईस्टर्लीज, ईस्ट राइट को डिफ्लेक्ट होती है इसलिए इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। एक ट्रोपोपॉज से सरफेस के बीच में जो 3 सेल बनते हैं उसको हम लोग स्टडी कर लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 7 और हेडली जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है टोटल 6 यानी 3 सेल ईच हेमिस्फीयर में आपको समझ में आ गए होंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रीजन्स है फॉर्मेशन का वो भी आपको समझ में आ गया हो। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो, और वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।